हैरानी से कहती हैं, ये क्या है? वहीं पास में खड़ा जतिन अपने कंधे उचका देता है और वो और दादी मिलकर जानवी को देखने लग जाते हैं। जानवी जब तैयार हो जाती है तो वो पलटकर जतिन की ओर देखती है और कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? जतिन और दादी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और एक साथ कहते हैं, तू ये क्या कर रही है? जानवी उन दोनों को मुस्कुराकर देखती है और कहती है, आपने ही तो कहा था ना कि मुझे साहित्य सर से बात करनी चाहिए, तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। पर ऐसे कैसे? जतिन एकदम से कहता है तो जानवी आराम से कहती है, अगर मैं जानवी बनकर उनके पास गई तो वो मुझे पहली फुर्सत में ही निकाल फेंकेंगे, इसलिए मैं जिहान बनकर ही जा रही हूँ। जतिन उससे कहता है, वो तो ठीक है, पर क्या गारंटी है कि वो जिहान को नहीं निकालेंगे? जानवी मुस्कुरा देती है और कहती है कुछ जिस कारण वो मुझे नहीं निकाल पाएंगे। जतिन परेशान होते हुए कहता है, जानवी ऐसा करते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगी। जतिन और दादी एक दूसरे को देखते हैं और फिर जानवी को देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं और जानवी उन दोनों के गले मिलती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही जतिन दादी से कहता है, दादी वो सही सलामत तो लौट आएगी ना? क्योंकि मैंने सुना है कि साहित्य ओबरॉय काफ़ी डेंजर है। दादी मुस्कुरा देती है और कहती है, अक्सर सुनी सुनाई बातें गलत होती हैं जतिन, और मुझे मेरी गुड़िया पर और उसके प्यार पर पूरा भरोसा है, और अब तू चिंता मत कर। जतिन हाँ में सिर हिलाता है और दादी का नाश्ता लेने घर के अंदर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जानवी ओबरॉय कंपनी के बाहर खड़ी थी और उस तरफ ही देख रही थी। वो एक गहरी सांस छोड़ती है और खुद से कहती है, अब जब जहाँ तक आ ही गई हूँ तो एक कोशिश करे बिना कहीं नहीं जाने वाली। चाहे वो कुछ भी कहें, मैं जो करने आई हूँ मैं वो करके ही जाऊँगी। भले ही वो मुझे प्यार करते हो या नहीं, पर मैं उनसे माफ़ी तो लेकर ही जाऊँगी। ये कहकर जानवी कंपनी के अंदर चली जाती है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने दिनों बाद जिहान को देखा था, पर कोई भी अपना काम छोड़ उसके पास नहीं जाता, क्योंकि पिछले कुछ समय से साहित्य ना जाने कितने ही वर्कर्स को निकाल चुका था, जो फालतू में यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें करते रहते थे। जिहान ऑफिस के अंदर आते ही खुद से कहता है, ये आज जहाँ पर इतना दहशत भरा माहौल क्यों बना रखा है? कुछ हुआ है क्या? ये कहकर जिहान आगे बढ़ता है और रिसेप्शन पर जाकर साहित्य के बारे में पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, साहित्य सर अपने कैबिन में है। जिहान साहित्य के कैबिन की ओर चल देता है। कोई भी उसे नहीं रोकता, क्योंकि सबको पता था कि वो साहित्य का पर्सनल असिस्टेंट है। जिहान साहित्य के कैबिन के बाहर खड़ा था। वो एक गहरी सांस लेता है और कैबिन का दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से साहित्य की आवाज़ आती है, कम इन। साहित्य की आवाज़ सुन जानवी के पैर अपनी जगह पर जम से जाते हैं। वो ना जाने कितनों दिनों बाद उसकी आवाज़ सुन रही थी। वो खुद को संभालते हुए धीरे से कैबिन का दरवाज़ा खोलती है और अंदर झांकती है, और उसे साहित्य नज़र आता है, जिसका पूरा ध्यान अपने सामने रखे लैपटॉप पर था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। जानवी कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी साहित्य को निहारती रहती है और तभी उसके कानों में साहित्य की आवाज़ पड़ती है, सुनील एक कॉफ़ी। ये कहते हुए भी साहित्य का पूरा ध्यान लैपटॉप पर ही था और उसे पता नहीं था कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। जब कोई जवाब नहीं आता तो साहित्य दरवाजे की ओर देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो तेज़ आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानवी उसकी आवाज़ सुन ठिठक जाती है और कहती है, वो मैं आपसे। साहित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, वो मैं क्या? अभी तक मन नहीं भरा क्या, जो फिर से लड़का बनकर आ गई? जानवी उसे समझाते हुए कहती है, देखिए आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं? एक और झूठ बोल दोगी है ना? ये कहते हुए साहित्य उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके ऐसा करते ही जानवी पीछे के दरवाजे से जा लगती है और कहती है, मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए। साहित्य उसके चेहरे को देखता है और व्यंग से मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है और चेयर पर बैठते हुए कहता है,
बोलो, क्या बोलना है अब तुम्हें? साहित्य के ऐसा कहते ही जाह्नवी की तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। वो अब साहित्य को सब कुछ सच सच बता देगी और वो ऐसा ही करती है और कहना शुरू करती है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब मैंने आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं किया। जैसा आप जानते हो कि मुझे मेरी दादी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिसमें आपने मेरी मदद की थी, पर इससे पहले मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, जिस कारण कोई मुझे नौकरी भी नहीं दे रहा था, और अपनी दादी को बचाने के लिए मैं यहाँ पर नौकरी करने लगी और मुझे पता चला कि आपके यहाँ भी सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट खाली थी, पर आप किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते थे। बस इसीलिए मुझे लड़का बनना पड़ा। मेरा और कोई इरादा नहीं था, सच में। जाह्नवी एक ही सांस में सब बोल जाती है और उसकी बात सुन साहित्य कहता है, और इस काम के लिए तुमने अमन की मदद ली, राइट? जाह्नवी को पता था कि साहित्य को अमन के बारे में भी पता चल चुका होगा, तो वो हाँ में सिर हिला देती है और साहित्य कुछ देर सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली और अब निकलो यहाँ से। जाह्नवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, पर मैं वो साहित्य अपनी आंखें को छोटी किए कहता है, पर मैं वो क्या? तुम अपनी बात सुनाना चाहती थी ना मिस जाह्नवी, मैंने सुन ली, तो अब जाओ। जाह्नवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब साहित्य से क्या कहे, और कुछ सोच वो कह देती है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। साहित्य अपनी भौं उठाता है और उसे देखने लग जाता है और जैसे पूछ रहा हो कि क्यों। जाह्नवी कुछ नहीं कहती तो साहित्य कहता है, तुम जहाँ से क्यों नहीं जाने वाली? जाह्नवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्योंकि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। साहित्य व्यंग से मुस्कुरा देता है और कहता है, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ गया क्या? जाह्नवी को साहित्य की बात समझ नहीं आती और वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, कौन सा बॉयफ्रेंड? साहित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और जाह्नवी के करीब आते हुए कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई या फिर मेरे सामने नाटक कर रही हो? जाह्नवी अपना सिर झटकती है और कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आज से फिर से यहाँ काम कर रही हूँ। साहित्य उसे घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया था और किस हक से तुम यहाँ वापस काम करने आई हो? जाह्नवी शांति से जवाब देती है, आपकी कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और 1 साल से पहले आप मुझे नहीं निकाल सकते। साहित्य उसे घूर कर देखता है और कहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जेहान के साथ हुआ था, ना कि जाह्नवी के साथ। जाह्नवी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अभी आपके सामने जेहान ही खड़ा है, ना कि जाह्नवी। साहित्य उससे दूर होते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है यहाँ पर काम करने का तो आज से ही शुरू करते हैं। ये कहकर साहित्य किसी को फ़ोन कर अपने कैबिन में बुलाता है और कुछ देर बाद एक आदमी उसके कैबिन में आता है और उसके अपने हाथों में काफ़ी सारी फाइल्स पकड़ रखी थी। साहित्य उस आदमी को फाइल्स रखकर जाने को कहता है और जाह्नवी की ओर बिना देखे कहता है, इन सब में जो भी प्रोजेक्ट हैं मुझे उन सब की डिटेल शाम के 5 बजे तक मेरे टेबल पर चाहिए और एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई डिटेल मिस हुई तो मेरे कहने से पहले ही यहाँ से निकल जाना। जाह्नवी एक नज़र उन सारी फाइल्स को देखती है और फिर साहित्य को, और मन ही मन सोचती है, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे करूँगी ये सब, पर अब जब ठान ही लिया है तो करना तो होगा ही ना। जाह्नवी उन सारी फाइल्स को उठाती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है कि साहित्य उसे पीछे से आवाज़ देता है, आप कहाँ जा रही हो मिस जाह्नवी? जाह्नवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपने ही तो ये काम दिया है, भूल गए क्या? साहित्य उसे देखते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, पर आप ये फाइल्स बाहर लेकर नहीं जा सकती। क्या पता कहीं मेरी कंपनी की डिटेल्स बाहर किसी को बेच ना दें। जाह्नवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? साहित्य वहीं रखे सोफे की ओर इशारा करता है और कहता है, वहाँ पर बैठो और काम करो। जाह्नवी एक नज़र सोफे को देखती है और फिर जाकर उस पर बैठ जाती है और फाइल्स को खोल लेती है
और वहीं साहित्य जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोल उस पर कुछ काम करने लग जाता है। वहीं जानवी जब फाइल्स देख रही थी तो उसका ध्यान बीच बीच में साहित्य पर जा रहा था। वो फाइल्स को अपने चेहरे के बिल्कुल सामने कर लेती है और उसके पीछे से साहित्य को देखती है, जो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुटा हुआ था। तभी किसी की आंखें अपने ऊपर महसूस कर साहित्य जानवी की ओर देखता है तो जानवी के हाथों से उसकी फाइल छूट जाती है और वो हड़बड़ा जाती है और उसे देख साहित्य अपना सिर हिला देता है और वहीं जानवी एकदम गंभीर होकर अपना काम करने लग जाती है। जानवी शांति से अपना काम कर रही थी कि साहित्य भी चोर नज़रों से उसकी तरफ देखता है और मन ही मन खुद से कहता है, ये लड़की अपना काम पूरा तो कर देगी क्या? अगर नहीं कर पाई तो मुझे क्या, मैं निकाल दूंगा इसे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कहकर साहित्य अपने काम में लग जाता है और वापस से जानवी की ओर नहीं देखता। वहीं जानवी भी फटाफट से सारा काम करने में लगी हुई थी ताकि समय से पहले वो सारी डिटेल्स साहित्य को दे दे। आखिर शाम के 5 बज जाते हैं और साहित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और जानवी की ओर चला जाता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं इस बात से बेखबर कि साहित्य उसके पास ही खड़ा है, जानवी आखिर डिटेल लिखती है और झट से खड़ी होकर आगे बढ़ जाती है और साहित्य से टकरा जाती है और उससे टकराते ही सोफे पर गिर जाती है। पर साहित्य को उसके टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो वैसे का वैसा ही खड़ा था और जानवी को घूर रहा था। जानवी अपना सिर हिलाते हुए कहती है, आप पत्थर के बने हो क्या? साहित्य उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, तुम्हें अपने सामने खड़ा इतना बड़ा लड़का नहीं दिख रहा क्या? साहित्य की बात सुनते ही जानवी को हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी दबा लेती है और उसे ऐसा करता देख साहित्य कहता है, अब क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? जानवी खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, अब आप लड़के नहीं रहे। जानवी की बात सुन साहित्य की आंखें लगभग बाहर ही आ गई थी। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जानवी वही सोफे पर बैठे हुए कहती है, मतलब ये कि आप अभी 29-30 साल के तो हो गए ही, तो लड़के कहाँ हो, आप तो आदमी हो गए हो। जानवी की बात सुन साहित्य राहत की सांस लेता है, पर अगले ही पल थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही? मैंने जो काम कहा था वो हो गया क्या? जानवी की हंसी साहित्य का गुस्सा देख गायब हो जाती है और वो एकदम गंभीर होकर हाँ में सिर हिलाती है तो साहित्य कहता है, गुड, अब जाकर डिटेल्स मेरे टेबल पर रख दो। जानवी झट से खड़ी हो जाती है और सारे पेपर्स ले जाकर साहित्य के टेबल पर रखने लग जाती है और वहीं साहित्य के होठों के कोने हल्के ऊपर उठ जाते हैं और वो मन ही मन खुद से कहता है कि उसने जानवी की बात का मतलब कहाँ से कहाँ तक निकाल लिया था। अगले ही पल साहित्य एकदम गंभीर होकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और सारे पेपर्स को आराम से देखने लग जाता है जो जानवी ने वहाँ पर रखे थे और वहीं जानवी वहीं खड़े होकर साहित्य के कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी। साहित्य सारे पेपर्स को गौर से देख रहा था तो वो उन सब में देखते हुए मन ही मन खुद से कहता है, इसे कुछ भी नहीं आता, इसने सारी डिटेल्स गलत लिखी है, एक भी चीज़ सही नहीं है। यही सब सोचते हुए साहित्य एक नज़र जानवी को देखता है जो उसके कैबिन में इधर से उधर नज़रें घुमा रही थी और वो उन पेपर्स को अपने सामने रख लेता है और कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। साहित्य की बात सुन जानवी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोल उसके कैबिन से बाहर चली जाती है। वहीं उसके जाते ही साहित्य गहरी सांस लेता है और उन पेपर्स को फाड़कर डस्टबिन में फेंकने वाला होता है कि कुछ सोचकर रुक जाता है और अपने टेबल के सबसे निचले ड्रॉअर में उन्हें रख देता है और खुद से कहता है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ जानवी। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाता है। रात के 9 बजे ऑफिस के लगभग सारे लोग अपने अपने घरों के लिए निकल चुके थे। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और साहित्य और जानवी को छोड़ कोई भी नहीं था।
जानवी भी घर के लिए निकलने वाली होती है कि उसकी नज़र अभी तक काम कर रहे साहित्य पर पड़ती है, तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है और खुद से कहती है, ये अभी तक यहाँ पर क्यों हैं? इन्हें घर नहीं जाना क्या? ये कहकर वो उसके कैबिन में चली जाती है और कहती है, सर आप घर नहीं जा रहे क्या? साहित्य उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जानवी उसे देखते हुए कहती है, मैं तो बस जा ही रही थी, पर आप पर नज़र पड़ी तो सोचा कि पूछ लूँ। साहित्य बिना उसकी तरफ देखे कहता है, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, ये भी ठीक है। ये कहकर वो भी एक फाइल खोलकर वहीं पर बैठ जाती है और उसे यूं करता देख साहित्य कहता है, ऐसे क्यों बैठ गई यहाँ पर? जानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, एक पर्सनल असिस्टेंट का काम होता है कि अपने बॉस की हर ज़रूरत का ध्यान रखना, उसके काम का बोझ आधा करना, तो मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए हूँ। साहित्य उसे घूरता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, जाओ यहाँ से। जानवी अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलती, तो साहित्य उसे घूरते हुए अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और बाहर निकल जाता है और उसे जाता देख जानवी भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाती है। आखिर वो अकेली क्या ही करती ऑफिस में। साहित्य बिना रुके जल्दी से आगे बढ़ता जाता है और लिफ्ट का बटन दबा देता है और इसी के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और साहित्य उसके अंदर चला जाता है। और इसके पहले कि लिफ्ट बंद होती, जानवी जल्दी से अंदर चली जाती है और साहित्य के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखते ही साहित्य कहता है, तुम इतनी चिपकू क्यों हो? उसकी बात सुन जानवी अपना सिर झुका लेती है और कहती है, आप भी तो नीचे ही जा रहे थे, तो मैं भी आपके साथ ही आ गई, मैं अकेली वहाँ क्या करती? साहित्य कुछ नहीं कहता और अपना सिर झटक देता है और फिर वो लिफ्ट का बटन दबाता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है कि तभी एक झटके के साथ लिफ्ट बंद पड़ जाती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। पूरी लिफ्ट में अंधेरा छा जाता है और साहित्य और जानवी हैरानी से अपने चारों ओर देखते हैं। साहित्य वहाँ लगे सारे बटन दबाने लग जाता है पर लिफ्ट नहीं चलती, तो वो गुस्से से कहता है, ये क्या हो गया इसे, अचानक बंद क्यों पड़ गई ये? तभी जानवी अपने फ़ोन की लाइट चालू करती है जिससे अंधेरे में उसे साहित्य का थोड़ा थोड़ा चेहरा नजर आने लग जाता है और वो देखती है कि साहित्य का चेहरा बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। साहित्य लगातार सारे बटन दबाता जा रहा था और साथ ही बोले जा रहा था, ये खुल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया है, ये क्यों नहीं खुल रहा, खुल जा खुल जा खुल जा। ये कहते हुए साहित्य जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है पर घबराहट के कारण उसके हाथों से फ़ोन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तो साहित्य जल्दी से ज़मीन पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता है जो उसे नहीं मिल रहा था। इस समय साहित्य बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर एक डर था। वो पागलों के जैसे इधर उधर हाथ मार अपना फ़ोन ढूंढ रहा था और उस घबराहट के कारण उसे ये भी ध्यान नहीं था कि फ़ोन बिल्कुल उसके पैर के पास पड़ा हुआ था। उसे ऐसा करते देख जानवी नीचे झुकती है और उसका फ़ोन उठाकर उसे देते हुए कहती है, आपका फ़ोन सर। साहित्य जल्दी से जानवी की ओर देखता है और उसे खुद के करीब कर लेता है